हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का कॉमन टॉपिक है। एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो व्यापारिक दृष्टि से आधुनिक वैज्ञानिक विधि द्वारा मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन करके उनके द्वारा निर्मित शहद और मोम प्राप्त करना मधुमक्खी पालन बी कीपिंग या एपीकल्चर कहलाता है। हम जानते हैं जो हनी होती है वो हमें हनी बी से मिलती है। इसके अलावा हनी बी से हमें क्या मिलता है, बी वैक्स मिलती है। तो इसी वजह से मधुमक्खियों को पालकर उनसे हनी और बी वैक्स प्राप्त करने की विधि को मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग कहते हैं। तो ये बात हो गई एपीकल्चर की, एपीकल्चर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है स्पीशीज़ ऑफ हनी बीज, हनी बीज की जातियाँ, मधुमक्खियों की जातियाँ। तो 4 जातियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट एपिस डॉर्सेटा, सेकंड एपिस इंडिका, थर्ड एपिस फ्लोरिया और फोर्थ एपिस मेलिफेरा। सबसे पहले हम देखते हैं एपिस डॉर्सेटा को। तो ये जो एपिस डॉर्सेटा होती है इसको सारंग मधुमक्खी कहते हैं और ये साइज़ में सबसे बड़ी होती है और इसका साइज़ होता है 20 मिलीमीटर। यह अन्य जातियों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा शहद बनाती है। इसके एक छत्ते से 15 से 40 केजी तक शहद प्राप्त हो सकता है। यह अपना छत्ता वृक्षों की शाखाओं, ऊंची इमारतों और पहाड़ी क्षेत्रों में गुफाओं या ऊंची चट्टानों पर बनाती है। ऊंची जगह पर क्यों बनाती है? ताकि कोई आसानी से इनके छत्ते तक ना पहुंच सके। इनका स्वभाव उत्तेजनापूर्ण होता है। उत्तेजनापूर्ण यानी कि अग्रेसिव, यानी कि जब उसको छेड़ा जाता है, उसके छत्ते के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो वो तभी अपने शिकार पर आक्रमण कर देती है। ये गर्मियों में पहाड़ों पर और ठंड में मैदानी भागों में रहती हैं। इनके उत्तेजनापूर्ण स्वभाव और प्रवासी प्रवृत्ति के कारण ही अब तक इन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता। क्यों? स्वभाव से, बिहेवियर से अग्रेसिव होती हैं, डंक मारती हैं, इसी वजह से इनका यूज़ पालतू बनाने में नहीं किया जाता है। यानी कि इसको बी कीपिंग के लिए नहीं चूज़ किया जाता एज ए पालतू एनिमल। नेक्स्ट आती है एपिस इंडिका। यह संपूर्ण भारत में पाई जाती है और इसको इंडियन मोना या भारतीय मोना कहते हैं। यह एपिस डोरसेटा से थोड़ी छोटी होती है और साइज़ में केवल 15 मिलीमीटर लंबी होती है। यह अंधेरे स्थानों पर रहना अधिक पसंद करती है। यह लगभग 1 फुट परिमाण के समानांतर कई छत्ते पेड़ों के खोखले तनों, घनी झाड़ियों, इमारतों की दीवारों, मिट्टी के बर्तनों और कुओं इत्यादि में बनाती हैं और इसके एक छत्ते से 3 से 4 केजी शहद प्राप्त किया जाता है। स्वभाव में शांत होती हैं और इसी वजह से इनको आसानी से पाला जा सकता है। डोरसेटा शांत नहीं थी, गुस्से वाली थी, तो इसी वजह से उसका यूज़ नहीं किया जाता था पालने में, लेकिन ये स्वभाव से शांत होती है, इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है एपिस फ्लोरिया। इसे भृंगा मधुमक्खी कहते हैं और यह भारतीय मोना यानी कि एपिस इंडिका से छोटी होती है और ये अपना छत्ता खुले स्थानों पर बनाती है। छत्ते बहुत छोटे छोटे होने के कारण एक छत्ते से एक बार में केवल 250 ग्राम शहद ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका शहद सबसे मीठा होता है। अपने डरपोक स्वभाव के कारण और अधिकतर डंक न मारने के कारण इसके तने को आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसके छत्ते को आसानी से तोड़ा जा सकता है। यानी कि स्वभाव से डरपोक होती हैं और शांत होती हैं, इसी वजह से इसके छत्ते को लोग आसानी से
तोड़ देते हैं। नेक्स्ट, एपिस मेलिफेरा, यह यूरोपियन मधुमक्खी है और आजकल भारत में भी अनेक स्थानों पर पाई जाती है। डरपोक स्वभाव के कारण इसे आसानी से पाला जा सकता है। यह भारतीय मोना की अपेक्षा, भारतीय मोना कौन थी? एपिस इंडिका, उसकी अपेक्षा 9 से 10 गुना अधिक शहद इकट्ठा करती है और इसका जो शहद होता है वो भी अच्छा होता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये होगी हनी बीज की 4 स्पीशीज़। डोरसेटा सबसे बड़ी, उससे छोटी इंडिका, उससे छोटी फ्लोरिया, और मेलिफेरा थी वो शांत होती है, डरपोक स्वभाव की होती है और इससे जो शहद होता है वो अच्छी क्वालिटी का मिलता है। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन की विधियाँ। तो मधुमक्खी पालन के लिए 2 विधियाँ यूज़ की जाती हैं। पहली आती है ओल्ड इंडिजीनियस मेथड, यानी कि पुराने देशी विधि, और दूसरी मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक विधि। फर्स्ट देखते हैं ओल्ड इंडिजीनियस मेथड। पुरानी विधि में क्या है? प्राचीन काल में मधुमक्खियों के छत्तों से मधु प्राप्त करने के लिए धुआं करके मक्खियों को उड़ा दिया जाता था, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के नीचे धुआं कर दिया जाता था जिससे मधुमक्खियां उड़ जाती थी, और शेष को मारकर छत्ते को निचोड़कर मधु इकट्ठा किया जाता था। परंतु इस प्रकार इकट्ठा किया गया मधु शुद्ध नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मधुमक्खियों के अंडे और बच्चे छत्ते के अंदर ही रह जाते थे, और जब छत्ते को निचोड़ा जाता था तो वो शहद के अंदर मिक्स हो जाते थे, जिस वजह से वो शहद क्या हो जाता था? इम्प्योर रह जाता था, अशुद्ध हो जाता था। इसके अलावा प्राकृतिक छत्तों से लगातार शहद नहीं मिल पाता था। क्यों? क्योंकि एक बार छत्ते को तोड़ दिया तो उससे दोबारा शहद नहीं मिल पाता था। अतः धीरे धीरे लोग इनको पालने के लिए लकड़ी के लंबे व खोखले लट्ठों, घड़ों अथवा संदूकों का प्रयोग करने लगे। परंतु इन विधियों में यह आवश्यक नहीं होता था कि मधुमक्खी इन लट्ठों में, इन घड़ों में अपना छत्ता बना ही लेगी, यानी कि इस बात की अपने पास कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो उसी जगह पर छत्ता बनाएगी या नहीं बनाएगी। अतः धीरे धीरे इस विधि को एक वैज्ञानिक विधि में बदल दिया गया और आधुनिक कृत्रिम छत्तों का आविष्कार हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक विधि, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। आधुनिक वैज्ञानिक विधि द्वारा कृत्रिम छत्तों से शहद प्राप्त करने को ही मधुमक्खी पालन कहा जाता है। आजकल इसे एक उद्योग के रूप में अपनाया गया है। उद्योग का मतलब व्यापार के रूप में, यानी कि लोग मधुमक्खियों को पालते हैं, उनसे शहद इकट्ठा करते हैं और फिर उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो ये एक तरह से एक इंडस्ट्री बन गई है, व्यापार बन गया है। नेक्स्ट आते हैं अप्लायंसेस ऑफ एपीकल्चर। अप्लायंसेस होता है उपकरण, मधुमक्खी पालन के उपकरण है। तो एपीकल्चर के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? फर्स्ट, आर्टिफिशियल बी हाइव, कृत्रिम मधुमक्खी पेटिका या छत्ता। नेक्स्ट, कॉम्ब फाउंडेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको पोला आधार। थर्ड, हनी एक्सट्रैक्टिंग एपरेटस, मधु निष्कासन उपकरण। फोर्थ, टोपी खोलने का चाकू जिसको बोलते हैं अनकैपिंग नाइफ। और लास्ट में आता है मिससिलेनियस, यानी कि अन्य उपकरण। सबसे पहले देखते हैं अपने आर्टिफिशियल बी हाइव क्या चीज़ होती है। ये डायग्राम है इसका। लैंगस्ट्रॉथ हाइव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका आविष्कार था जो 1851 में अमेरिका के वासी लैंगस्ट्रॉथ ने किया था, और उसी के नाम पर इस छत्ते का नाम या इस हाइव का नाम क्या रख दिया? लैंगस्ट्रॉथ हाइव। आजकल मधुमक्खियों को पालने के लिए लकड़ी से बनी संदूक के समान कई प्रकार की पेटिकाएं या छत्ते प्रयुक्त होते हैं। पेटिका का जो परिमाण यानी कि साइज और विभिन्न भागों में विभाजन आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। एक सामान्य मधुमक्खी पेटिका में संदूक को जाली द्वारा 2 भागों में बांट दिया जाता है, यानी कि जो ये छत्ता होता है या बॉक्स होता है उसके अंदर एक जाली लगा दी जाती है और उस बॉक्स को 2 भागों में बांट दिया जाता है। नीचे का बड़ा भाग शिशु कोष्ठक
या ब्रूड चैम्बर, ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ये है ना ब्रूड चैम्बर। ब्रूड चैम्बर का मतलब होता है शिशु कोष्ठक या जनन कोष्ठक, और ऊपर का छोटा भाग क्या कहलाता है? सुपर चैम्बर। ये है ऊपर वाला सुपर चैम्बर। दोनों कोष्ठों को अलग अलग करने वाली जाली को रानी पृथक्करण या क्वीन एक्सक्लूडर कहते हैं। तो ये जो है इन दोनों को जो डिफरेंस करती है दोनों में, उसको बोलते हैं अपने क्वीन एक्सक्लूडर। क्या चीज़ है ये क्वीन एक्सक्लूडर, यानी कि दोनों के बीच की जो जाली है दोनों को अलग अलग करती है। इसके छिद्र इतने बड़े होते हैं कि इसमें से केवल श्रमिक मक्खियां ही गुजर कर जनन कोष्ठ से सुपर कोष्ठ में आ जा सकती है। श्रमिक मक्खियां कौन सी होती है? वर्कर्स। तो इसके अंदर छेद बने होते हैं, वो इतने ही बड़े होते हैं कि जो श्रमिक मक्खियां होती हैं वो नीचे वाले चैम्बर से ऊपर वाले चैम्बर में और ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में आ जा सकती हैं। परंतु रानी मक्खी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि रानी मक्खी का क्या होता है? साइज बड़ा होता है। रानी मक्खी द्वारा सुपर कोष्ठक में अंडे देने से शुद्ध शहद प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर रानी मक्खी सुपर कोष्ठ में ही अंडे दे देगी तो वहाँ से शुद्ध शहद प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये पूरा डायग्राम हो गया। इसके अंदर नीचे वाला शिशु चैम्बर है, ब्रूड चैम्बर, ऊपर वाला रानी मक्खी का चैम्बर है, सुपर चैम्बर, और दोनों के बीच में जो जाली लगी हुई है उसको बोलते हैं क्वीन एक्सक्लूडर। ये हो गया अपने पास बी हाइव। नेक्स्ट था अपना बी हाइव के बाद क्या था? दूसरा पोला आधार, यानी कि जिसको बोलते हैं अपने कॉम्ब फाउंडेशन। तो शिशु खंड कौन सा है? नीचे वाला में 10 या 15 सेंटीमीटर की दूरी पर समानांतर लकड़ी के तख्ते लटका दिए जाते हैं, यानी कि नीचे वाले चैम्बर में लकड़ी के तख्ते पट सेप्टम बना दिए जाते हैं। इन तख्तों का ऊपरी भाग क्वीन एक्सक्लूडर जाली से सटा रहता है और निचला भाग तली से केवल अटका रहता है। दो तख्तों के बीच में पतले तारों से सदी मोम से बनी एक चादर या शीट, जिसको वैक्स शीट बोलते हैं, वो खड़ी अवस्था में लटका देते हैं, जिन पर दोनों तरफ षटभुजाकार कोष्ठक बना दिए जाते हैं। मोम से बने इस ढांचे को कॉम्ब फाउंडेशन या पोला आधार कहते हैं। मधुमक्खियां इसी आधार के दोनों तरफ कोष्ठक बनाती हैं, दोनों तरफ उसके चैम्बर बना लेंगी अपने अपने। इसमें रानी मक्खी अंडे देती है। सुपर कोष्ठक में भी कॉम्ब फाउंडेशन रखे जाते हैं, जिसमें निर्मित कोष्ठकों में मधुमक्खियां मधु इकट्ठा करती हैं। तो रानी मक्खी अंडे कहाँ देती है? इसी चैम्बर के अंदर, जो सुपर चैम्बर होता है उसके अंदर, और वहीं पर वो अपना मधु इकट्ठा करती हैं। नेक्स्ट आता है मधु निष्कासन उपकरण, हनी एक्सट्रैक्टिंग एपरेटस। तो कृत्रिम छत्ते का शहद एक मधु निष्कासन उपकरण द्वारा निकाला जाता है, यानी कि अब छत्ते में शहद तो हमने बना लिया, उसको निकालना भी तो है, उसके लिए इस एक्सट्रैक्टिंग एपरेटस का यूज़ किया जाता है। यह टीन का एक बड़ा ड्रम होता है। इसमें कुछ जालीदार थैलियाँ घूमने वाले डंडों पर लगी होती हैं। ड्रम के नीचे वाले भाग में एक टोंटी लगी होती है, एक टैप लगी होती है। शहद का निष्कासन अपकेंद्रण बल के नियम द्वारा संभव होता है। ढांचों से कॉम्ब अलग कर जालीदार थैलियों में रख कर तेजी से घुमाते हैं, यानी कि वो जो कॉम्ब फाउंडेशन है उसको अलग कर लिया और उसको जालीदार थैलियों में रख कर फिर उस ड्रम के अंदर था जो हैंडल वगैरह उससे उसको घुमाते हैं। शहद ड्रम की दीवार से टकराकर नीचे गिरता है और जो टैप है उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे टंकी में से पानी आता है तो टैप से बाहर आ जाता है, उसी तरह से ड्रम में से जो शहद बना वो भी उस टैप के द्वारा बाहर निकल आता है। इस विधि से कॉम्ब या छत्तों को हानि नहीं पहुंचती तथा उन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद हनी निकालने के बाद उस कॉम्ब को वापस फिर से उस बॉक्स में रख दिया जाता है और हनी बीज वहाँ पर फिर से उसमें शहद बना लेती हैं। नेक्स्ट आता है टोपी खोलने का चाकू, अनकैपिंग नाइफ।
छत्ते के मधु भाग में एकत्रित शहद के कोष्ठक मोम की टोपी से ढके होते हैं, यानी कि जो शहद जिन चैम्बरों में बना उसके ऊपर मोम लगा दी जाती है। कौन लगाता है ये मोम? मक्खियाँ। इस कारण छत्ते को मधु निष्कासन उपकरण में रखने से पहले चाकू को गर्म करके टोपी को छूने से वह पिघल कर खुल जाती है। तो चाकू को गर्म किया जाता है, उस कोष्ठक के ऊपर जो टोपी बनी है उसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे वो मोम अलग हो जाती है और वो चैम्बर खुल जाते हैं, जिससे उसमें से शहद निकालती हैं। नेक्स्ट आते हैं अन्य उपकरण, जिसमें आ जाता है ध्रुमण उपकरण। ध्रुमण उपकरण क्या होता है? एक टिन का डिब्बा होता है, इसमें एक सिरे से धुआं निकलता है। मधुमक्खियों को वश में करने के लिए इससे धुआं छोड़ते हैं। उसके अलावा रबड़ के दस्ताने, ग्लव्स पहनकर हाथों को मधुमक्खियों के प्रकोप से बचाने के लिए रेशमी अथवा सूती धागों की बनी जाली पहनते हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए। क्या चीज़? एक तो धुआं निकालेंगे स्मोकिंग अपरेटिस से, क्यों? ताकि मधुमक्खियाँ उड़ रही हों तो उनको वश में करना। इसके अलावा रबड़ के दस्ताने वो अपने लिए हैं ताकि वो डंक ना मारे हाथों पर। और इसके अलावा आ जाता है क्या? सूती या रेशमी धागों की बनी जाली पहनना मुंह पर भी, ताकि वो मुंह पर आक्रमण ना करे, डंक ना मारे। नेक्स्ट आती है मधुमक्खियाँ पकड़ना और उनको पालना, कैचिंग एंड रियरिंग ऑफ हनी बीज। तो कृत्रिम छत्ते में पालने के लिए मधुमक्खियों को स्वार्मिंग के समय पकड़ा जाता है। स्वार्मिंग समय कौन सा होता है? वृंदन, जब फूल लगते हैं। मधुमक्खियों को पकड़ने के लिए एक टोपी की भीतरी सतह पर शहद लगा देते हैं, यानी कि एक टोपी लेंगे, उसके अंदर वाली सतह पर अपने शहद लगा देंगे। शहद द्वारा आकर्षित होकर मधुमक्खियाँ टोपी में बैठ जाती हैं और शाम के समय इन्हें लाकर कृत्रिम पेटिका के शिशु खंड में छोड़ दिया जाता है। तो वो मक्खियाँ उस टोपी में आ गई, फिर शाम के टाइम उस टोपी को ले लिया जाता है और उसके अंदर जितनी भी मधुमक्खी हैं वो जो हमारे पास पेटिका थी, कौन सी? लैंगस्ट्रॉथ वाली, उसके नीचे वाला चैम्बर था ना, ब्रूड चैम्बर, शिशु चैम्बर, उसमें रख दिया जाता है। कुछ समय के लिए इनको कृत्रिम भोजन देना आवश्यक होता है। कृत्रिम भोजन में हम क्या देते हैं? 3 भाग तो चीनी का और 1/4 भाग पानी का, दोनों का एक मिक्सचर शरबत सा बना के रख देते हैं। प्राकृतिक भोजन की कमी होने पर भी शरबत दिया जाता है। जब उनको प्राकृतिक भोजन नहीं मिल पाता तब भी ये चीनी वाला शरबत दिया जाता है। किसी प्राकृतिक छत्ते से भी एक रानी मधुमक्खी व कुछ श्रमिक मधुमक्खियों को पकड़कर पाला जा सकता है, यानी कि दूसरे छत्ते में से मक्खियाँ निकालकर इस छत्ते में रख ली जाती हैं। हर वर्ष पुरानी रानी मधुमक्खी को पकड़कर निकाल दिया जाता है और नई रानी मधुमक्खी को पकड़कर उस छत्ते का थोड़ा सा शहद उस पर लगाकर शिशु खंड में छोड़ देते हैं। तो हर साल रानी मक्खी को भी चेंज कर दिया जाता है। कृत्रिम छत्तों को फल फूलों के उद्यानों में खुले स्थानों पर रखा जाता है। अब आती है नेक्स्ट इसके लिए प्रिकॉशंस, सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए एपीकल्चर के दौरान। तो मधुमक्खी पालने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? फल व फूलों के पौधे छत्ते से आधा किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिए। मधुमक्खी पेटिका छाया में ठंडे स्थान पर रखनी चाहिए और ताज़े पानी के स्रोत आसपास ही होने चाहिए। ये है प्रिकॉशंस। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ मॉडर्न मेथड, आधुनिक विधि से हमें क्या लाभ है? मधुमक्खियों के क्रियाकलापों पर आसानी से दृष्टि रखी जा सकती है, क्योंकि वो छत्ता हमारे पास होता है तो हम मधुमक्खियों के काम पर पूरी तरह से नज़र रख सकते हैं। कृत्रिम भोजन देकर एक निवय का विकास किया जा सकता है, यानी कि जब उनको प्राकृतिक फूड नहीं मिल पाता तो हम उसको आर्टिफिशियली फूड, वो शरबत बनाकर चीनी और पानी का शरबत मिलाकर दे सकते हैं। एक ही छत्ते का बार बार प्रयोग किया जा सकता है, अतः श्रमिक मकरंद एकत्रित करने पर अधिक ध्यान देते हैं। प्रतिकूल मौसम में कृत्रिम छत्ते को उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है, यानी कि बारिश आंधी वगैरह के टाइम उसको छत्ते को हम सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं, जिससे वो छत्ते खराब नहीं होते। शत्रुओं से छत्ते की रक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर। तो एपीकल्चर से हमें क्या क्या मिलता है? एक तो मिलता है हनी और दूसरा बी वैक्स।
हनी क्या चीज़ होती है? मधु। तो छत्ते के कोष्ठकों में एकत्रित मधु वास्तविक मकरंद नहीं होता। मकरंद क्या चीज़ होती है? नेक्टर। मधुमक्खियां मकरंद पीकर उसे अपने क्रॉप में सुरक्षित रखती हैं और छत्ते पर आकर पुनः मुंह से बाहर निकालती हैं। तो मधुमक्खियां फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं, उसको अपने क्रॉप उसके एलिमेंट्री कैनाल का भाग होता है, आहार नाल का भाग होता है, उसमें रख लेती हैं और छत्ते पर आकर अपने मुंह से उसको बाहर निकाल देती हैं। इस मकरंद में लार के मिल जाने के कारण कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इस टाइम क्या होता है कि उनकी लार उस मकरंद के अंदर मिल गई और उसके केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होगी मकरंद की। श्रमिक मक्खियाँ अपने पंखों को तेजी से हिलाते हुए तीव्र वायु धारा उत्पन्न कर कोष्ठकों में रखे मधु के जलीय भाग को उड़ा देती हैं। अब क्या है, वो जो मकरंद उसने मुंह से निकाला लिक्विड सा होता है, तो वो क्या करती हैं, हवा चलाती हैं, जोर जोर से अपने पंखों से हिलाती हैं और उसका जो वाटर वाला भाग होता है उसको सुखा देती हैं या उड़ा देती हैं। इस प्रकार मकरंद परिपक्व होकर शहद बन जाता है। इस तरह से वो नेक्टर से क्या बना लेती हैं? शहद। शहद से भरे कोष्ठकों के सुराखों पर मोम की टोपियां लगाकर बंद कर देते हैं। मधु सफ़ेद या पीलापन लिए हुए काले भूरे रंग का अत्यंत मीठा गाढ़ा द्रव होता है, जिसकी सुगंध उन फूलों पर निर्भर करती है जिनसे मकरंद एकत्रित किया जाता है। 1 केजी शहद के लिए मधुमक्खियों को फूलों तक लगभग 1 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं, यानी कि उनको बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है इतना शहद बनाने के लिए, और लगभग 1.5 से 2 लाख किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। अब देखते हैं कि हनी के अंदर क्या क्या केमिकल्स होते हैं, यानी कि केमिकल ऑर्गेनाइजेशन या कंपोजिशन। तो इसमें होता है लेब्यूलोस 38.19%, डेक्सट्रोज 21.28%, माल्टोज और दूसरी शर्कराएँ होती हैं 8.81%, एंजाइम्स होते हैं 2.21%, राख 1% और जल होता है 17 यानी कि 17.26%। हनी का यूज़ क्या होता है? मधु का, शहद का, तो इसको फूड के रूप में यूज़ किया जाता है, भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट, इसको मेडिसिन्स के रूप में यूज़ किया जाता है, दवाइयों के रूप में, औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है। थर्ड, इससे क्या होता है? ब्रेड, केक, बिस्किट, मिठाई इत्यादि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे इसके हनी के उपयोग हो गए। इसके अलावा अल्कोहली पेय बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेबोरेटरी में जीवाणु संवर्धन, बैक्टीरियल कल्चर में कीटों के भोज्य पदार्थ और फलों को मक्खियों के लिए विषाक्त प्रलोभन या चारा बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो फलों की मक्खियाँ वगैरह होती हैं उनको पकड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है बी वैक्स, मोम। मधुमक्खियों का मोम मधुमक्खी पालन का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। यह जल में अघुलनशील परंतु ईथर में घुलनशील होता है और कलर में येलोइश ब्राउन यानी कि पिलाब भूरे रंग का होता है। यह श्रमिक मधुमक्खियों के उदर में स्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। उदर क्या चीज़ होती है? एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन शरीर का नीचे वाला भाग होता है, वहाँ पर एक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे ये निकलता है, और गल्फ शुकों यानी कि टार्सल स्पाइंस द्वारा शरीर से अलग कर मुंह तक पहुंचा दिया जाता है। इसे श्रमिक मक्खियां मुंह में चबाकर प्लास्टिक के रूप में छत्ते के कोष्ठक बनाने के लिए प्रयोग करती हैं। तो बी वैक्स जो है उसका उपयोग क्या किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधनों यानी कि कॉस्मेटिक्स, चेहरे पर लगाने वाली क्रीम, पेंट्स, पॉलिश, कार्बन पेपर, मोमबत्तियाँ, कैंडल्स, मलम और स्नेहक ल्यूब्रिकेंट्स के निर्माण में किया जाता है। प्रयोगशाला में माइक्रोटोमी में सामान्य पैराफिन के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए बी वैक्स के यूज़। नेक्स्ट आता है
एनिमीज एंड डिजीज ऑफ हनी बी, हनी बी के कौन कौन से शत्रु हैं और इसको कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो इसके शत्रु कौन से हैं? कुछ कीट जैसे चींटियाँ और मधु डाकू जिसको बोलते हैं एकरोन्शिया स्टाइक्स, ये छत्ते से शहद चूसते हुए सुरंगें बनाते हैं। इसके अलावा गैलीरिया मेलोनेला, ये इसको बोलते हैं मोम शलभ, ये छत्ते में अंडे रख देते हैं और इन अंडों से निकलने वाले लार्वा मोम खाते व मधु चूसते हैं। इनकी भय से मधुमक्खियाँ छत्ता छोड़कर भाग जाती हैं, यानी कि ये उसके छत्तों में चले जाते हैं और मधुमक्खियाँ वहाँ से दूर चली जाती हैं। इसके अलावा आंट्स होती है चींटियाँ, और वास्प येलो कलर के, वो मधुमक्खियों का शिकार करते हैं। कई बार मधुमक्खियों को लकवा या पेचिश का रोग भी हो जाता है। तो इनसे बचाव के लिए क्या किया जाता है? मधुमक्खी पेटिका का प्रवेश द्वार छोटा रखना चाहिए। मोम शलभ के प्रकोप से बचने के लिए छत्तों को ढक कर रखना चाहिए। इनका आक्रमण होने की स्थिति में मधुमक्खियों को नए छत्तों में छोड़ देना चाहिए और प्रकोपित छत्ते को पिघला कर मोम बना देनी चाहिए। लकवा पीड़ित मधुमक्खियों को नष्ट कर देना चाहिए और उस छत्ते पर गंधक यानी कि सल्फर का पाउडर छिड़क देना चाहिए। तो ये हो गए उनके शत्रुओं के बारे में भी हमने पढ़ लिया, रोगों के बारे में भी पढ़ लिया और उनसे रोगों से बचाव कैसे करना है उसके बारे में भी बता दिया। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।